नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग महाभारत के युद्ध का जो समय है और वो भी महाभारत के अनुसार निर्धारित करने की कोशिश करेंगे। इसके संबंध में हम लोगों ने एक वीडियो देखा है, लेकिन चूंकि वो वीडियो बहुत बड़ा है, लोगों के समझ में कम आते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को संक्षिप्त कर और स्पष्ट करने के उद्देश्य से ये नया वीडियो बनाया जा रहा है। अब इस वीडियो में जो भी बातें की जाएगी वो महाभारत के साइंटिफिक डेटिंग, इसमें जो भी आपका रिजल्ट मिलने वाला है वो महाभारत का साइंटिफिक डेटिंग करनी है। साइंटिफिक मैंने जो भी होगा इलॉजिकल, किसी भी अंधविश्वास के तहत नहीं बल्कि साइंस के तहत होगा। और इसमें हम लोग नासा द्वारा तैयार किया गया है ना जो स्टेलेरियम सॉफ्टवेयर है उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, स्टेलेरियम का उपयोग करेंगे। दूसरा क्या है कि साइंटिफिक डेटिंग के लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल डेटा का उपयोग करेंगे जो महाभारत में ही वर्णित है। दूसरी चीज़ कि महाभारत में ही जो वर्णित हिस्टोरिकल डेटा है उसका भी हम उपयोग करेंगे। और इन दोनों डेटा का उपयोग करते हुए जो भी रिजल्ट मिलेगा वो साइंटिफिक होगा, वैज्ञानिक होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, सेकुलर होगा। इससे किसी भी मतवाद से वो प्रेरित नहीं है। जो भी जानकारी मिलेगी रिजल्ट होगा एक्यूरेट, सही होगा और विश्वास करने योग्य होगा। इस संबंध में हम आपको स्पष्ट करें कि जब हम कहते हैं कि महाभारत एक पंचम वेद कहा जाता है तो यूँ ही नहीं कहा जाता। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो अपने साथ बहुत सी चीज़ें अपने साथ समेटे हुए हैं, साथ ही अपना कालक्रम भी अपने साथ समेटा हुआ है। बस उसको डिकोड करने की ज़रूरत है। और आजकल वैज्ञानिक टूल्स हैं, उसकी सहायता से हम उसे डिकोड कर सकते हैं और महाभारत का असली कार्यक्रम, असली कालक्रम हम निर्धारित कर सकते हैं। आगे बढ़ने के पहले आपको एक छोटी सी जानकारी लगेगी, वो है भारतीय नक्षत्र सिस्टम। और नक्षत्र सिस्टम में क्या है, कौन सा नक्षत्र किस डिग्री से, सभी नक्षत्र जो होते हैं, नक्षत्र हमारा सिस्टम है वो अश्विनी नक्षत्र से शुरू होता है। यहाँ देखिए अश्विनी नक्षत्र का ये 0 पॉइंट है और यहाँ से लेकर के पूरे ये जाते हुए ये यहाँ 90 डिग्री आ गई, फिर यहाँ 270 डिग्री हो गई, यहाँ 180 डिग्री हो गई है ना, और यहाँ आकर के फिर 360 डिग्री और 0 डिग्री एक में मिल जाते हैं, है ना। तो ये पूरे नक्षत्र मंडल को, पूरे इक्लिप्ट को, यानी सूर्य के जो पथ है, वृत्ताकार पथ जो आसमान में बनता है, उसको भारतीय एस्ट्रोनॉमी ने 360 डिग्री में डिवाइड कर दिया और उसका 0 हमेशा अश्विनी नक्षत्र से शुरू होता है। ठीक है, ये कौन सा नक्षत्र किस डिग्री से लेकर किस डिग्री तक शुरू होता है, बस ये आपको ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, अश्विनी नक्षत्र का जो सबसे चमकीला तारा है उसको हमल कहते हैं या अश्विनी नक्षत्र ही कहते हैं। ये 8 डिग्री के ऊपर होता है, तो इससे आपको अयनांश निकालने में मदद मिलेगी। ठीक है, बस इतनी सी ये 2 चीज़ों के आधार पर आप ये नक्षत्र मंडल में हमारे भारतीय ज्योतिष के आधार पर कौन सा प्लेनेट, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है, इस तालिका से आप पता कर सकते हैं। और इस वीडियो में जो भी वो नक्षत्रों का जो सीमा है, जो ज़रूरत पड़ेगी, वो सभी नक्षत्र सम्मिलित किए गए हैं। वैसे तो नक्षत्रों की संख्या 28 है, उसके लिए अलग तालिका अलग वीडियो में हम लोगों ने मैंने दिया हुआ है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपका काम इस तालिका से चलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, महाभारत के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात है जो उसका युग क्या है, उसके बारे में ये बता रहे हैं कि जब कली द्वापर की संधि थी, जब कलयुग और द्वापर की संधि था, उस समय कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों के बीच में भीषण युद्ध हुआ। यह आदि पर्व का अध्याय 2 का 9वां श्लोक है। 9वां श्लोक तो नहीं है, अब ये गीता प्रेस का जो नया संस्करण है उसमें अब ये 13वां श्लोक बन गया है। ठीक है ना, ये दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक है। ठीक है,
और यहाँ भी दूसरे में ये गदा पर्व में भी ये बात है ना, ये शल्य पर्व का गदा पर्व है ना, में भी ये कलयुग के चालू होने के संबंध में ये उल्लेख है। जब महाभारत का 18वां दिन चल रहा था तो भगवान कृष्ण ने बताया कि अब कलयुग चालू हो गया है, इसलिए आप गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं है, धर्म की हानि तो होनी ही है। तो ये कुल मिलाकर के ये महाभारत खुद ही कहता है कि कलयुग बस चालू होने वाला था या चालू हो गया और दोनों की संधि पर हुई थी। अब कलयुग कब चालू हुआ था? अब कलयुग चालू होने के लिए हमारे पास कली संवत है, एक कली संवत है ना। हालांकि अलग अलग लोग अलग अलग बात करते हैं। वो 3102 BC में चालू हुआ और आज भी ये जैसे आपका 2025 है, 2025 चल रहा है ना, तो इसमें 3102 आप जोड़ दोगे, 3102 जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, 7 2 1 5 51 27 कली का 51 27वां वर्ष चल रहा है, ठीक है ना। तो ये कलयुग ये सौर सिद्धांत के सूर्य सिद्धांत के आधार पर ये कली संवत की शुरुआत का ये डेटिंग है ना। तो कलयुग संवत कोई अनोखा संवत नहीं है, बल्कि ये कंटिन्यूअस सदियों से 5000 साल से भी ज़्यादा समय से लगातार हिंदुस्तान में प्रयोग हो रहा है। तो ये कली संवत जो अभी वर्तमान में चल रहा 5127वां वर्ष, ठीक है। लेकिन कलयुग की डेट जो है अलग अलग सिद्धांतों के अनुसार अलग अलग माना गया है, इसीलिए कलयुग की डेटिंग के साथ पर थोड़ी सी दिक्कत है कि उसका स्पेन एक पितामह सिद्धांत 3176 BC मानता है, ब्रह्मा सिद्धांत का एक मत 3173 BC है, ये वाला है। ये ब्रह्मा सिद्धांत का एक दूसरा है, वो जब गुरु धनिष्ठा में आते हैं तो 3126 BC से मानते हैं। ये लाट देव का जो सूर्य सिद्धांत है, जिसको आजकल कली संवत कहते हैं, ये सोलर कैलेंडर पर आधारित है, तो इसलिए इसका सबसे ज़्यादा लोकप्रिय भी है और सबसे ज़्यादा उपयोग भी होता है। तो 3102 BC में आता है ना। और एक सप्तऋषि कैलेंडर है जिसका मघा शताब्दी जो थी 3176 से 3076 BC। इस तरह कुल मिला करके मोटे तौर पर हम कह सकते हैं ये जो भी डेटा है कि कली संवत वैसे कब शुरू हुआ होगा, मुश्किल से 50-60 साल का अंतर है, 50 से लेकर 60 या 70 साल तक का डिफरेंस है ये इसको बस लेकर। लेकिन कलयुग शुरू हुआ, कलयुग युग है, और वर्तमान कलयुग कब शुरू हुआ ये इसको किसी को कोई शक नहीं है। हाँ, इसका ड्यूरेशन है 3100 BC से लेकर के 3200 BC तक, इसी के बीच में कभी कलयुग चालू हुआ। बस ये इसी 100 साल के अंदर महाभारत वार को हम ढूंढेंगे, और वो कैसे ढूंढेंगे, वो इसके एस्ट्रोनॉमिकल है ना, उसके जो ज्योतिषी डेटा हैं, जो प्लेनेट की पोजीशन है, उसके आधार पर डेटेंगे। सौभाग्य से हमारे पास ऐसे डेटा हैं, महाभारत खुद ही बोलता है कि हम उसके एक साइंटिफिक काल निर्णय हम अभी कर सकते हैं। आप देखिएगा कि कितनी आसानी से कर लेते हैं। और साइंटिफिक डेटा के लिए देखिए, एक्चुअली ये हमारे 9 ग्रह होते हैं ना, तो उसमें शनि ग्रह सबसे ज़्यादा बहुत धीमा चलते हैं, और ये एक चक्कर पूरे आसमान का 30 वर्ष में लगाता है ना। उसके बाद गुरु होता है, गुरु मैंने बृहस्पति, वो 12 वर्ष में पूरे आसमान का चक्कर लगाता है, ठीक है ना। बस ये 2 ग्रह मिल करके ये आपके महाभारत के काल को निर्धारित करने वाले हैं। बस इतनी सी कहानी है इसमें। ये देखिए, महाभारत खुद ही कहता है उद्योग पर्व में, है ना, कि ये कर्ण के मुख से कहवाया गया है कि शनि कहाँ है, शनि रोहिणी नक्षत्र में है। ये प्रजापत्य नक्षत्र होता है, रोहिणी नक्षत्र, है ना। शनि इस समय रोहिणी नक्षत्र को पीड़ित कर रहे हैं, मतलब शनि रोहिणी नक्षत्र में है। दूसरा, भीष्म पर्व में व्यास जी समझाते हैं धृतराष्ट्र को कि रोहिणी नक्षत्र को शनिदेव पीड़ा कर रहे हैं, इसलिए राजन महासंकट उत्पन्न होने वाला है। तो ये 2 श्लोक हैं अलग अलग जगह पर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। एक तरह से ये कह रहा है कि शनि किस नक्षत्र में है, शनि कब होंगे, रोहिणी नक्षत्र में,
रोहिणी नक्षत्र में, ठीक है ना। शनि का जगह अब रोहिणी नक्षत्र में। अच्छा, हमें 100 साल के बीच के देखना है, 3100 से लेकर के 3200 के बीच में, है ना, 3200 BC के बीच में, इन दो 100 वर्षों के अंतराल में बस ये पोजीशन देखना है कि शनि रोहिणी नक्षत्र में कब आएगा। ये दोनों ही अलग अलग जगह पर अलग अलग हस्तियों ने ये बातें कही हैं, तो ये ज़्यादा सटीक है, ज़्यादा विश्वसनीय है ना। और ये महाभारत में 2 बार कहा गया है, ये केवल उठापटक नहीं है। महाभारत में यदि एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी नहीं एस्ट्रोनॉमी है, जैसा कि उस समय लगध ऋषि होते थे, उन्होंने वेदांग ज्योतिष लिखा है ना, वेदांग ज्योतिष लिखा है, ठीक है ना। इस वेदांग ज्योतिष में 5 वर्ष का कैलेंडर यूज होता था, 5 वर्षीय युग कैलेंडर यूज, मैंने 5 साल में 2.5 साल के बाद में हम क्या करते थे, 1 महीना चंद्रमास जोड़ देते थे, है ना, और उसके बाद वो हमारा महीना बैलेंस रहता था। ये उसका है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन वो एक बात ध्यान रखते थे कि जो धनिष्ठा नक्षत्र है, तो धनिष्ठा नक्षत्र है उसका मिड पॉइंट, है ना, धनिष्ठा के मिड पॉइंट को वो सेंटर मानते थे। जब सूर्य धनिष्ठा के मिड पॉइंट से चल करके उसी पॉइंट पर आता है तो 1 साल होता है, ये इस तरह का मानते थे। और जब सूर्य चंद्र धनिष्ठा के मिड पॉइंट पर मिलते हैं तो ये माघ मास की शुरुआत होती है। बस ये कैलेंडर है, इसको डिटेल अभी हम लोग शार्ट में इसको बस बात कर रहे हैं। तो उस समय ये लगध ऋषि का वेदांग ज्योतिष कैलेंडर चलता था। तो इसमें क्या है कि रोहिणी नक्षत्र में शनिदेव विराजमान थे, शनि ग्रह विद्यमान था। दूसरी बात ये श्लोक में बता रहा है कि बृहस्पति विशाखा नक्षत्र में, क्या है, विशाखा में है, और ये कह रहे हैं कि शनिदेव भी विशाखा में है। अब दिक्कत क्या है कि शनिदेव विशाखा में होगा तो रोहिणी में नहीं होगा, रोहिणी में होगा तो विशाखा में नहीं होगा। लेकिन इन्होंने अनुवाद जो किया है उनको एक तिर्यक वेद से ऐसा लगता है, ये कहना ये चाहते हैं कि शनिदेव तो रोहिणी में ही है, लेकिन अपने दृष्टि संबंध से विशाखा को भी देख रहे हैं, ठीक है ना। तो वो कुछ इस तरह है, लेकिन हम ये भी मान कर चलेंगे कि हो भी सकता है कि शनि और बृहस्पति दोनों ही विशाखा में हो, ये पॉसिबिलिटी भी हम एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन शनि इसमें दो बार इसने बोला रोहिणी नक्षत्र में है, और 2 अलग अलग जगहों पर, तो इससे ये टैक्स करप्ट होने की चांसेस कम है। अगला बोल रहा है एक तीसरा ये भीष्म पर्व में ही है ना, भीष्म पर्व के दूसरे अध्याय में ये 14वां श्लोक है गीता प्रेस के संस्करण का, जिसमें वो कह रहा है कि बृहस्पति श्रवण नक्षत्र पे है और शनि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पे है, ठीक है ना। ये अब आपको यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो तीसरा वाला है, देखिए एक पहला विकल्प है, एक दूसरा विकल्प है और एक तीसरा विकल्प है, ठीक है ना। तीनों विकल्पों के जो पॉसिबल विकल्प होंगे स्टेलेरियम के माध्यम से हम लोग इसको देखेंगे, और इसमें जो भी फिजिबल होगा उस पर हम डिसाइड करेंगे इन्हीं के आधार पर, है ना। हम देखेंगे कि ये तीसरा विकल्प गलत हो जाता है, बिल्कुल कभी संभव नहीं है ना। इन 100 वर्षों के अंदर कभी ये स्थिति निर्मित नहीं होगी कि बृहस्पति श्रवण नक्षत्र पर होगा और सूर्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा, ये कभी आएगा ही नहीं। ये भी स्थिति कभी नहीं बनेगी कि शनि विशाखा नक्षत्र में हो और बृहस्पति विशाखा नक्षत्र में। ये पूरी शताब्दी बीत जाएगी फिर भी शनि विशाखा में नहीं आएगा, है ना। विशाखा में आए और बृहस्पति साथ में विशाखा में हो, तो दोनों एक साथ विशाखा में हो, ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल क्या है, 3 चीज़ें कि ये शनि रोहिणी में होगा और बृहस्पति विशाखा में, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। चलिए हम स्टेलेरियम से हम इसको परीक्षण करते हैं। स्टेलेरियम से हमने परीक्षण किया पहला क्या है, ये
कि शनि पूर्वा फाल्गुनी में है ना, और बृहस्पति श्रवण में है। इस चीज़ का परीक्षण करते हैं। जैसा हमने बताया कि जो शनि है 30 वर्ष में आकाश में एक नक्षत्र में आता है और बस 1 साल ही रहता है, ज़्यादा देर नहीं रहता। शनि जो है एक नक्षत्र में सिर्फ 1 साल रहते हैं और 30 साल में एक बार आते हैं। ठीक है भाई। तो शनि पूर्वा फाल्गुनी में थे, इसके लिए 3 डेट है। ये देखिए 3176 BC का है, 3147 BC का है और एक अगली डेट है 3117 BC का है। ये शताब्दी हमारे याद करिए, हमारी शताब्दी है 3100 से लेकर के 3200 BC के बीच की, है ना। ये ड्यूरेशन में देख रहे हैं। तो इसमें सिर्फ 3 डेट है कि जब शनि पूर्वा फाल्गुनी में आए। अब ये देखें, ये हमने कंसर्न डिग्री दिया, शनि की डिग्री ये है, जुपिटर की डिग्री ये है। आप स्टेलेरियम में नापेंगे तो आपको ये मिलेगा। इसमें शनि की डिग्री है, इस पर ये है जुपिटर। तो हर डेट का शनि और जुपिटर की स्थिति हमने बता दिया। ठीक है। अब एनांश उस समय निकाला तो ये जो जिस समय हम देख रहे हैं 3176 में ये 41.65 का एनांश है। ये इतना जोड़ना पड़ेगा तब असली आपका निरेन एन निकलेगा, निरेन डिग्री निकलेगी। इससे आपका ये दोनों को जोड़ेंगे तो जो डिग्री निकलेगी इसके आधार पर आपका नक्षत्र डिसाइड होगा। तो नक्षत्र में क्या हुआ देखो, शनि पहले वाले में शनि पूर्वा फाल्गुनी में है, जुपिटर मूला नक्षत्र में मूल में है। ये काफ़ी दूर है, ये श्रवण से बहुत दूर है ना। आप ज्योतिक में देखेंगे मूला नक्षत्र श्रवण से बहुत दूर है। उसी तरह शनि दूसरे वाले डेट में पूर्वा फाल्गुनी में है और उसके बाद गुरु अश्लेषा में है, ये भी बहुत दूर है। ठीक है। उसी तरह से शनि पूर्वा फाल्गुनी में और तीसरे वाले डेट में पूर्वाषाढ़ा में है। ये सभी श्रवण से बहुत ही दूर है। ये जो तीनों ही डेट जो हैं बिल्कुल कभी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो आपका इस श्लोक में बोल रहा है कि बृहस्पति श्रवण नक्षत्र में और शनि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, ये कभी पॉसिबल है नहीं। इस ड्यूरेशन में जब कलयुग प्रारंभ हुआ और द्वापर युग का अंत हो रहा था तो उस समय ये कभी नौबत नहीं आई थी कि शनि उत्तर पूर्वा फाल्गुनी में रहे और बृहस्पति श्रवण नक्षत्र, ये सहयोग कभी बना नहीं। इसलिए ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल गलत, खत्म, है ना। इसमें कोई भी डेट सही नहीं। अगली डेट देखिए, अगली डेट है जैसा शनि विशाखा में। शनि को हम लोग मान लेते हैं कि ये जो श्लोक बिल्कुल ही सही बोल रहा है, शनि विशाखा में है और बृहस्पति भी विशाखा में है। यही कहानी बोल रहे हैं ना। ये दूसरा केस है, ये भी चेक करते हैं। इसके लिए भी हमारे पास 4 डेट है। एक 3110 BC में आया था, 3140 BC में है, ये तारीख हमने दिया है। 3100 ये 1 साल में शनि 1 साल रहेगा, ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी नहीं है। ये तारीख में आप देखेंगे तो बहुत जल्दी से आप ढूंढ लेंगे, नहीं तो वैसे तो 1 साल रहेगा। ये 3169 BC में है और 3199 BC में। ये तीन साल हैं। ये 4 वर्ष बस केवल हैं जिसमें शनि विशाखा में है। और वैसे जैसे पीछे वाले हम लोगों ने बृहस्पति की डिग्री और शनि की डिग्री से वो स्टेलेरियम है ना, आपको लॉन्गिट्यूड, ये ग्रहों के लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड नापने की व्यवस्था देता है। और वो हम केवल लॉन्गिट्यूड कौन सा नापेंगे, इक्लिप्टिक लॉन्गिट्यूड ऑन डेट, ये वाला आप देखिएगा। हर ग्रह पर जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक विंडो खुलती है जिसमें ये डिग्री देती है, तो उसके साथ लॉन्गिट्यूड रहता है। उस लॉन्गिट्यूड से ही ये डिसाइड होगा कि किस ग्रह जो है किस नक्षत्र में है ना, वो भी इक्लिप्टिक में, क्रांति वृत्त में। तो देखिए, तो ये शनि विशाखा में तो है लेकिन जुपिटर पूर्वाषाढ़ा में है, काफ़ी दूर है। ये शनि विशाखा ये पुष्य नक्षत्र में है, विशाखा उत्तराषाढ़ा, शनि विशाखा गुरु पुनर्वसु में, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये परिस्थिति चालू हुई क्या, बृहस्पति और शनिश्चर विशाखा नक्षत्र के समीप आ गए। विशाखा नक्षत्र में, विशाखा नक्षत्र 13 डिग्री का है, उसका सबसे तेज तारा विशाखा कहलाता है।
विशाखा के पास आ गए हैं, ये कहने की बात कर रहा है ये। तो विशाखा नक्षत्र में है, देखिए विशाखा नक्षत्र में नहीं है, तो ये भी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। लेकिन इसमें एक बात ध्वनित है कि गुरु विशाखा में है, गुरु विशाखा में है। ये बात वेद व्यास ने कहा होगा और बाद में किसी एस्ट्रोलॉजर ने अपनी कलाकारी दिखाई होगी, उसमें शनि को भी डाल दिया होगा, ठीक है ना। तो ये इस श्लोक में ये पॉसिबिलिटी है कि इसको थोड़ा सा करप्ट कर दिया गया हो। आगे बढ़ते हैं, अब अगली पॉसिबिलिटी देखते हैं। शनि रोहिणी में, जैसा ये दो श्लोक थे, शनि रोहिणी में है, गुरु विशाखा में। शनि रोहिणी और गुरु विशाखा, इसको आप ध्यान से देखिए। इसके लिए पूरे शताब्दी के अंदर, कितनी शताब्दी, 3100 से लेकर के 3200 BC के अंदर, है ना, सिर्फ 3 डेट है। ये 3184 BC, 3125 BC और 3154 BC, ये स्टेलेरियम की तारीख है, ठीक है ना। तो यदि ये CE की तारीख आप ये कहो, BC हम नहीं बोल रहे, ये CE है, CE, और उसको BC में माइनस को आप BC में बदलेंगे तो 1 बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो खैर अभी इसको देखते हैं। देखिए पहला विकल्प जो 3184 का है, हमें क्या चाहिए था, शनि, शनि कहाँ, रोहिणी, रोहिणी में, ठीक। उसके बाद गुरु कहाँ होना चाहिए, गुरु को विशाखा में। हम ये पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं कि क्या ये पॉसिबिलिटी है। उत्तर देखिए, ये इसमें गुरु, ये नीचे ये फाइनल पोजीशन है, कौन किस नक्षत्र में है, ये ऐसे वर्टिकल देखिए। शनि रोहिणी में, ये वाली डेट 3184 में, गुरु भरणी में है, ये नहीं काम चलेगा। ये डेट में 3125 वाला देखिए, शनि रोहिणी में है, ठीक है, गुरु कृतिका में है, ये गलत हो गया, ये नहीं चाहिए, नहीं चलेगा, क्योंकि हमें तो विशाखा में चाहिए। ये देखिए, ये इकलौता डेट, इसमें 9 10 डेटों में से सिर्फ एक इकलौता डेट है। आप ध्यान दीजिए, महाभारत कैसा चीज़ है जो अपना कालक्रम भी अपने साथ ही लेकर बैठा है। ये शनि रोहिणी में है और गुरु विशाखा में है, ये वाली डेट हमारे कालक्रम को साबित करती है। इसलिए ये अब क्या हुआ कि ये जो है 3154 माइनस 3154 CE है ना, ये स्टेलेरियम का डेट का मतलब ये हुआ कि 1 बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उसमें 0 BC भी होती है। 3155 BCE। तो महाभारत जो है लड़ा गया कब, महाभारत ग्रंथ खुद ही बोलता है, वैज्ञानिक रिजल्ट जो आया 3155 BC का। ये आश्चर्य नहीं है, महाभारत अपना कालक्रम खुद ही अपने साथ सजोए हुए है। इस पर कोई भरोसा न करे, तुम न करे, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि वो किसी पर मोहताज नहीं है, किसी से ये नहीं पूछने जाता कि मैं कब हुआ, बल्कि वो खुद ही डिक्लेयर कर रहा है कि मैं 3155 BC में हुआ। आगे देखिए, अब हमने ये तो तय कर लिया कि 3155 BC में महाभारत हुआ, लेकिन किस महीने में और किस तारीख को हुआ, महाभारत ये भी बताता है। ये देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं, वो महाभारत जब वो जाते हैं, कब, महाभारत जब भगवान कृष्ण दूत बनकर जाते हैं, तब वो कहते हैं, तो वो उस समय गए, कौमुदी माँ से रेवत्याम शरदंते हिमागम। वो क्या बोल रहे हैं, कार्तिक का महीना है, कार्तिक महीना, रेवती नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, ठीक है ना, उसमें ये गए थे, कब, दूत बन करके, ठीक है ना, ये कौमुदी मास में गए थे। लेकिन जब वो लौट कर आ रहे हैं तो कर्ण को बता रहे हैं कि भैया आज के 7वें दिन युद्ध होगा। कब, 7वें दिन जो युद्ध होगा, सप्तमाच दिवसात अमावस्या, ये अमावस्या का दिन रहेगा और ये ज्येष्ठा नक्षत्र होगा। क्या होगा भाई, ये बोल रहे अमावस्या,
ये कह रहे हैं ना, अमावस्या होगी और ज्येष्ठ नक्षत्र होगा, आज का 7वां दिन होगा, ठीक है ना, तब सभी लोग युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में इकट्ठे हों। ये युद्ध का दिन है। कब है भाई ये? अच्छा, ये जो अमावस्या है ना, आजकल मासों की अमावस्या जो होती है महीने के बीच में पड़ती है, लेकिन उस जमाने में लगत ज्योतिष के अंतर्गत जो जो अमावस्या होती थी वो महीने के अंत में पड़ती है, महीने के अंतिम दिन। माने ये कार्तिक मास की अमावस्या, हमें क्या करना है? कार्तिक मास का अमावस्या, कार्तिक मास अमावस्या को युद्ध हुआ, यही बोल रहे ना। और वो कौन सा महीना, कौन सा ही है? 31-55 BC का। चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ एक खास बात देखिए, ये बोल रहे हैं ज्येष्ठ नक्षत्र। मैं खुद नहीं जानता हूँ कि जिस दिन डेट पड़ेगी कार्तिक मत्स्य का, वो दिन ज्येष्ठ नक्षत्र होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमने तो शनि के सहायता से 31-55 BC बता दिया। आप ये देखेंगे कि 31-55 BC में जो कार्तिक मास की अमावस्या होगी वो बिल्कुल ज्येष्ठ नक्षत्र में ही पड़ रही है ना। हमने कोई एजम्पशन किया नहीं। ये देखिए, ये कार्तिक मास, ये देखिए इसमें क्या होता है, लगत ज्योतिष के अंदर ये माघ मास है, माघ मास डिफाइन किया जाता है, माघ मास, है ना। माघ मास वो मास है जब सूर्य और चंद्र एक साथ, माने अमावस्या का दिन धनिष्ठा के बीच में पड़ता है, धनिष्ठा नक्षत्र के बीच में हो, ठीक है ना। ये देखिए, ये तारीख है 31-55 BC के जनवरी महीना के 5 जनवरी को। ये धनिष्ठा नक्षत्र है। ये जो आदमी जैसा हाथ फैलाया हुआ दिख रहा है ना, ये धनिष्ठा का बीच में, जब सूर्य चंद्र, और ये अमावस्या हो गई है, बस रात को हुई होगी, ये 10 बजे सवेरे की बात है। ये चाँद जो होता है रात को ही इस अमावस्या बना दिया होगा इस पर, यहाँ से चल कर आया होगा ना, आगे बढ़ा होगा, पश्चिम से पूर्व गया होगा, तो ये हो सकता है 10 बजे सुबह है। ये 4 तारीख को रात को, आधी रात के समय ये अमावस्या पूर्ण हो गई होगी, और वो उदय तिथि के हिसाब से 5 तारीख को ये न्यू मून, यानी ये अमावस्या का पहला दिन हो गया होगा, अमावस्या चालू हो गई होगी, है ना, ये 5 तारीख को। तो ये जो है माघ महीना कब शुरू हुआ? ये 5 जनवरी 31-55, है ना, को चालू हुआ, ठीक है भाई। ये माघ महीने का, माघ की स्थिति, ठीक है। अब माघ से 10वां महीना कार्तिक होता है। कार्तिक कितने महीने के बाद होता है? 10वां महीना होता है, 10 मास बाद, ठीक है। तो ये माघ मास में ये स्थिति बन गई, और इसका 10 चंद्रमास के बाद जोड़ दिया। अच्छा, एक खास बात हो रही, ये जब धनिष्ठा में अमावस्या होता है तो उस साल जो होती है ना, जब माघ मास धनिष्ठा नक्षत्र से बीच से शुरू होता है, उस समय ये एक खास बात होती है, युग की शुरुआत भी होती है, और पहले महीने में कोई महीना अतिरिक्त महीना नहीं जोड़ा जाता। तो इसमें जो ये अगले 12 महीने के अंदर कोई भी अधिमास नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। बस 10वां महीना कार्तिक का महीना होगा। तो ये 10वां महीना है, आप देखिए 10वां महीना ये बन गया, 10वें महीने की अमावस्या ये पड़ी, आप गिन लीजिए 10 महीना। माघ मास इस तारीख से शुरू हुआ, है ना, 30 दिन के बाद ये पूरा होगा माघ का महीना, फिर उसके बाद गिनते जाओ, आप बढ़ाते जाओ, आप देखिएगा 10वां महीना। तो ये कार्तिक महीना, कार्तिक अमावस्या क्या पड़ी? 27 अक्टूबर 31-55 BC। बस ये महाभारत का डेट, महाभारत ने खुद ही अपना डेट बता दिया। अच्छा, इस समय कौन सा नक्षत्र है भाई? नक्षत्र चंद्रमा से पता लगता है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, चंद्रमा, है ना। महाभारत के समय जो चंद्रमा नक्षत्र में होता है उसके आधार पर नक्षत्र डिसाइड होता है। तो रोज का रोज नक्षत्र जो होता है ना, चंद्रमा से डिसाइड करते हैं। तो ये चंद्रमा की डेट है, आप ये देखिए यहाँ दिया है इक्लिप्टिक कोऑर्डिनेट, इक्लिप्टिक लॉन्गिट्यूड, ये देखिए ये ऑन डेट 2 तरह का है, एक 2000 ईस्वी पर और दूसरा है ऑन डेट। तो हमें ये वाली डेट चाहिए, जिस तारीख को हम देख रहे हैं उस तारीख को क्या है,
ये देखिए 189 डिग्री, इसको आप जोड़ेंगे 189 प्लस 41.6 और जोड़ लीजिए, तो ये जो भी आएगा ये ज्येष्ठा नक्षत्र बनेगा, ज्येष्ठा नक्षत्र बनेगा। ये अपने आप, ये संयोग की बात नहीं है, ये इस बात की है कि 3155 BC का जो टाइम है बिल्कुल सही है, महाभारत का बिल्कुल सही समय है ना, सही समय है, जिसकी वजह केवल यही बात नहीं है कि ये ज्येष्ठा नक्षत्र हो जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा महाभारत की जो दूसरी डेटें आती हैं, दूसरे जो घटनाक्रम आते हैं, सारे के सारे घटनाक्रम इस डेट के, इस वर्ष के आधार पर आप डिसाइड कर देंगे, बिल्कुल एक्सप्लेन हो जाते हैं बिना किसी मेहनत के, बिना किसी एजम्पशन के, अपने आप डिसाइड के स्वाभाविक रूप से हो जाते हैं। इसलिए ना, ये जो महाभारत का जो डेट हुआ वो क्या हुआ, 27 अक्टूबर महाभारत युद्ध शुरू हुआ, 27/10/3155 BC, ठीक है ना, ये डेट निकली। इसमें हमने कोई मत नहीं लिया, कोई मान्यता नहीं लिया, किसी पक्ष के ऊपर ना हाँ ना कैसा, ये बिल्कुल साइंटिफिक डेट जो महाभारत खुद ही बताता है वो ये है। इस तारीख को देखिए, ये शनि रोहिणी नक्षत्र, ये रोहिणी नक्षत्र एल्डब्रान, जहाँ एल्डब्रान होता है वहीं रोहिणी नक्षत्र शुरू होता है। ये देखिए रोहिणी नक्षत्र है, कौन सा नक्षत्र है, शनि खुद ही रोहिणी में बैठे हैं। जो नक्षत्रों की आकृतियों को समझते हैं, ये डिजाइन जानते हैं, और नक्षत्रों कौन सा नक्षत्र कहाँ से शुरू होता है वो जानते हैं, वो आपको ये चित्र देखकर ही बता सकते हो कि ये एल्डब्रान है, यही रोहिणी नक्षत्र का पहला तारा है, यही इस सबसे चमकीला तारा भी है। तो यहीं से रोहिणी शुरू होती है। देखो शनि देव रोहिणी नक्षत्र में, ठीक, ये गुरु, ये विशाखा है, गुरु खुद ही विशाखा नक्षत्र में बैठते हैं, ठीक है ना। महाभारत भी कहता है क्या कि गुरु और शनि दोनों, गुरु शनि रोहिणी नक्षत्र में है, गुरु विशाखा नक्षत्र में है। तो उस दिन महाभारत का युद्ध हुआ, और वो दिन कैसे पता लगा, भगवान कृष्ण ने बता ही दिया कि कौमुदी मास का अमावस्या था। तो कौमुदी मास की अमावस्या है, ज्येष्ठा नक्षत्र है, सारी चीज़ें अपने आप पूर्ति होती है, और यही महाभारत का डेट है। एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये वीडियो जानबूझकर छोटा बनाया गया और संक्षिप्त रखा गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमारे वीडियो बड़े होते हैं तो उसको छोटा होना चाहिए, परंतु छोटे करने के चक्कर में बहुत से तथ्य जो होते हैं, बहुत से एविडेंस समझ में नहीं आते और पता भी नहीं लगता, छूट जाते हैं। अब जो लोग इसको और डिटेल में समझना चाहते हैं उसके लिए एक विस्तृत वीडियो इसी महाभारत के डेटिंग के नाम पर तैयार किया गया है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर देता हूँ, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। ये डेट इतनी अच्छी है और इतनी अविश्वसनीय रूप से सही है कि इससे हम इतिहास की समस्याओं के समाधान के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास की बहुत सारी तिथियां महाभारत युद्ध से जुड़ी हुई हैं। महाभारत के डेट जब तक आप सही नहीं बता पाते तब तक आप इतिहास के कालक्रम को ठीक नहीं कर सकते। तो हम ये जो साइंटिफिक मेथड द्वारा जो ये तारीख प्राप्त की गई है वो बहुत ही विश्वसनीय है। विश्वसनीय इस हद तक कि न केवल महाभारत के विभिन्न पहलुओं को, विभिन्न तथ्यों को एक्सप्लेन करती है, बल्कि ये इतिहास के भी कालक्रम को सही रूप से निर्धारित करने में सक्षम है। और यही महाभारत की ताकत है, यही भारतीय संस्कृति की विरासत, भारतीय संस्कृति का और भारतीय इतिहास का, भारतीय कल्चर का यही बड़ी ताकत है। यदि आप इसको भरोसा करते हैं, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो
इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, इसको शेयर करें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।